सबसे पहले इस किताब के ज़रिए हमारे ज़हन में, हमारे दिमाग के आकाश में न्यूयॉर्क दाखिल होता है। वहाँ पर आप एक एनबीसी की सीरीज़ कर रहे थे, न्यू एम्स्टर्डम। थोड़ा-सा अगर आपको विषयांतर ना लगे, आप हमारे दर्शकों को इस सीरीज़ के बारे में बताएँ, ख़ास तौर पर जो हिंदी भाषी दर्शक हैं, क्योंकि वो अब पहले से ज़्यादा, ख़ास तौर पर पैंडेमिक के दौरान मेरी कई व्यूअर से बात हुई, उन्होंने कहा हम बहुत नई चीज़ें एक्सप्लोर कर पा रहे हैं अब। मतलब वी गॉट दैट पॉज़, दैट नेसेसरी पॉज़। और कई अच्छा ऐसा कंटेंट भी वो एक्सप्लोर कर रहे हैं जो विदेशी भाषाओं में बन रहा है, अंग्रेज़ी समेत। सो व्हाट्स द प्लॉट ऑफ दिस सीरीज़ एंड हाउ वाज़ योर एक्सपीरियंस? आपका अनुभव कैसा था? बहुत लंबी यात्रा रही, मतलब और बहुत इंस्पायरिंग भी कि शिमला के उस कमरे से और उस रेस्तरां से कि तू फेल हो गया है, फिर एनएसडी, फिर मुंबई में से दादाजी को कॉल, और फिर अब आई मीन बहुत ही क्लीशे लैंग्वेज में कहूँ तो यू हैव अराइव्ड, हुँ। नॉट दैट जस्ट नाउ बट इन डेकेड्स। तो हाउ वाज़ दैट एक्सपीरियंस? तो मुझे सौरभ पिछले 5-7 साल से ना मेरे मेरे को लोग रेफ़र करने लगे थे थेस्पियन लेजेंड वेटरन, जो मुझे घबराहट हो रही थी सुन-सुन के। क्योंकि जब आदमी को इस तरह से रेफ़र करें तो उसका मतलब ये होता है कि इन्होंने बहुत साल काम किया है। कैसा काम किया वो तो बात की बात है। तो ये उपाधियाँ जो हैं बहुत अच्छी होती हैं, बड़ा अच्छा लगता है, आदर भाव आता है मन में। लेकिन उसका भी रुझान होता है कि इसके बाद इनको लाइफ़ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे दें और फिर इनको हम रिटायर कर दें। और मेरा कोई रिटायर होने तक का अभी मतलब दूर-दूर तक कोई ऐसा नहीं था। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ? मैं कैसे अपने आप को रीइन्वेंट करूँ? यहाँ पर जो भी हैं, अरे यार ये 500 फ़िल्में कर चुके हैं, अभी इनके बारे में सोचो। एक्टर्स भी, जो प्रोडक्शन हाउसेज़ भी सोच बैठते होंगे, सोचते होंगे इस रोल में अनुपम खेर, अरे नहीं यार बहुत फ़िल्मों में आ चुका है। ये नया दौर गुज़र रहा था। तो मैंने कहा बेस्ट है यहाँ से निकल चलो और ऐसी जगह जाओ जहाँ पर मैं ऐसी भाषा में काम करूँ जिसमें मैं सोचता नहीं। हुँ, तब मेरे पास ये न्यू एम्स्टर्डम सीरीज़ का प्रपोज़ल आया। न्यू एम्स्टर्डम एक हॉस्पिटल का नाम है, जिसमें 6 डॉक्टर्स हैं, जो डिसफंक्शनल हैं अपनी-अपनी लाइफ़ में। उसमें से एक डॉक्टर है डॉक्टर विजय कपूर, जो न्यूरोलॉजिस्ट है और इन 6 लोगों की कहानी है। ये अलग तरीके से जो हैं इलाज करते हैं, साइकोलॉजिकल तरीके से भी करते हैं, ये कंपैशन तरीके से भी करते हैं, डाइवर्स तरीके से भी करते हैं और 2 साल में ये सीरीज़ बहुत पॉपुलर हो गया। और न्यूयॉर्क की सड़कों पर मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि पहले जहाँ पर मुझे डॉक्टर डैंग या देवधर काका या स्पेशल 26 का कैरेक्टर या बीबी प्रधान और सारांश ऐसे करके बुलाते थे, जी। मेरे को अंग्रेजों ने भी, अमेरिकन्स ने भी बोलना शुरू कर दिया, डॉक्टर कपूर इज गोइंग देयर, डॉक्टर कपूर वी लव योर सीरीज। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने उसमें बहुत सारी हिंदुस्तानी चीजें जोड़ी। मैं सबको नमस्ते करता था सीरीज में। मैंने कोई एक्सेंट नहीं डाला उसमें हिंदुस्तानी, जिस तरह के आमतौर पर उस तरह हिंदुस्तान बाहर के सीरीज में डाला जाता है। मैंने हनुमान चालीसा डाली, मतलब अपना कल्चर लेके मैं आया जैसा कि आमतौर पर होता है। तो अब मैं 2 साल का काम कर चुके यहाँ आ चुका था, यहाँ 8 महीने में रह चुका था और उसके बाद जब मैं दोबारा गया तो मुझे न्यूयॉर्क सेम नहीं लगा, तो फिर मैं यहाँ आ गया। तो जब हम इसकी शूटिंग कर रहे थे, 18वाँ जो सीज़न 18वाँ एपिसोड जो था सीज़न 2 का, वो पैंडेमिक था। हुँ, उसका नाम ही पैंडेमिक था। हुँ, जबकि पैंडेमिक हुआ नहीं था तब। ये मैं जनवरी की बात कर रहा हूँ, डिक्लेयर नहीं जी, हुआ था। ना कुछ किसी को पता था और उसमें डॉक्टर कपूर को वायरस होता है। फिर जब ये शुरू हो गया तो चूँकि हम रियल हॉस्पिटल में शूट करते थे, तो धीरे-धीरे एक्टर्स के, डायरेक्टर्स के, प्रोड्यूसर्स के मन में एक घबराहट नज़र आई मुझे, तो पता लगा कि पैंडेमिक वर्ड होता है। मुझे तो पैंडेमिक वर्ड ही नहीं पता, एपिडेमिक पता था, पैंडेमिक नहीं पता था। फिर ये वहाँ से निकल के जब हम आए, तो इसलिए न्यूयॉर्क का पूरा ज़िक्र है किताब में, उस समय क्या हाल था, फिर वहाँ से जी। चाइना में कैसे पता लगा, वुहान में कैसे, क्या वो एक वीडियो आया था जिसमें एक जर्नलिस्ट पूरे वुहान को दिखा रहा है खाली पड़ा हुआ है। फिर यस। यहाँ आने का बेसिकली इट्स क्रमानुसार मेरा पूरा महसूस करना, और चूँकि मैं जो महसूस कर रहा हूँ, वो लिख रहा हूँ, इसलिए बहुत सारे लोग इसके साथ आइडेंटिफ़ाई करने लगे। आप जब ये सब बता रहे थे तो मुझे वो सुबह झलक गई जब आप अपनी वॉक के लिए जा रहे हैं और एलिवेटर में अचानक से एक आदमी रोने लगता है। हुँ। यस, वो चाइनीज़ आदमी था वो। रोने लगा उसको, उसका कोई था रिश्तेदार जिसको टेंशन हो गई थी। वो इट वाज़ वेरी फ्राइटनिंग बिकॉज़ आमतौर पे वहाँ पर लोग ज़्यादा
एक्सप्रेस करने वाले नहीं होते हैं, वो बड़े अपने अपने भावनाओं को रोक के रखते हैं, और वो रोने लग गया था। तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ये तो कुछ ज्यादा सीरियस है मामला, क्योंकि तब तक हिंदुस्तान में ऐसा कुछ नहीं था। हालांकि मेरे दोस्त मुझे बोलते थे तू वापस आ जा, अनिल कपूर बार बार क्या कहते थे फोन पे? अरे बार बार मेरे को बोलते थे आजा, लास्ट फ्लाइट निकलने वाली है वहां से। फिर उसने मुझे एक दिन बोला भाई तू अगर परसों तक नहीं आया तो लास्ट फ्लाइट है वो। फिर मैंने अपने काउंसिल जनरल से फोन करके मिस्टर संदीप चक्रवर्ती से पूछा कि क्या वाकई, तो मेरी जो फ्लाइट थी वो सेकंड लास्ट फ्लाइट थी। फिर मैं आ गया। अभी तो क्या, अभी सब कुछ खुल चुका है तो हम अपने शायद डर को भूल जाते हैं। आदमी की, इंसान की याददाश्त बहुत कम होती है। मगर अगर हम आज से 8-9 महीने पहले चले जाएं तो जो माहौल था वो बहुत ही डरावना था। यस। और वो हमारे जहन से निकलेगा नहीं। हम चाहते हैं कि इस तरह की चीजें जहन से निकल जाएं और अपनी जिंदगी को आगे ले जाएं। लेकिन इस किताब में एक जो शुरू में इंट्रोडक्शन में मैंने एक लाइन, कुछ एक पैराग्राफ लिखा है जो मैं जरूर पढ़ के सुनाना चाहूंगा। It says this book is an attempt to reach out to everyone and share common experiences. Yes. A journey of self-discovery, willpower, small triumphs, and the strength of positive thinking. The battle ahead of us is long, but together we will persevere. Our resilience will bring us back on the path of glory. Something tells me that all of us wrote the future during this unprecedented time. A future where the world would be healed, a future where the coming generation would look up to us as the pioneers of a healed world. आपके पोते पोतियां जब हो जाएंगी तो वो आपको, और फिर उनके बच्चे होंगे तो वो कहेंगे अरे दादा या काका या नाना जी उस जमाने में थे जब ये हुआ था। ये लास्ट टाइम 1918 में हुआ था जब स्पेनिश फ्लू हुआ था जी। और चूंकि तब सोशल मीडिया इतना नहीं था, तब ये सब नहीं था, तो इसके कम्युनिकेशन नहीं थे। आज तो जब मुझे मेमोरेबलिया इकट्ठा करने की आदत है। अच्छा। तो मैं पहला मास्क, ये पूरी किताब अपने आप में मेमोरेबलिया है कि आज से 50 साल बाद जब लोग इस किताब को पढ़ेंगे कि अच्छा ये हुआ था, यही हुआ था। इस पूरे दौरान इस अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे दोस्त भी चले गए ना। ऋषि कपूर चले गए जिनके साथ मैंने न्यूयॉर्क में पूरा 1 साल गुजारा था, लगातार मिलता था। इरफान खान चले गए। मेरे योगा टीचर, उनके हस्बैंड जो मेरे दोस्त थे दीपक दुग्गल, वो चले गए। अलग अलग रीजन से चले गए। और सडनली वर्ल्ड ओवर में डेथ जो थी वो एक स्टैटिस्टिक्स बन गई रादर देन एक इमोशन, एक सेंस ऑफ लॉस। तो ये आपने शुरुआत में कहा था कि हमारी इस बातचीत का कोई वो नहीं है, कोई एक ढर्रे से नहीं चलना है। तो मुझे लग रहा है मेरे थॉट प्रोसेस इस किताब की तरह चारों तरफ फैले हुए हैं और मैं इधर की बात भी कर रहा हूँ, उधर की बात भी कर रहा हूँ, इधर की बात भी कर रहा हूँ।